का एक बार फिर से स्वागत है वाईकेपी की न्यू वीडियो में, यानी कि यूट्यूब की पढ़ाई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा चैप्टर चल रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपका ये जो चैप्टर है हम बहुत ही कम समय में, जी हाँ, बहुत ही कम समय में पूरा करा देने वाले हैं। तो हम कर रहे थे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वर्ड का मतलब कुछ नहीं है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जस्ट इतना है कि देशभक्ति की भावना यूरोप में कैसे जागी। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। हम कर चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि आपकी टिप्स पे होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और इसको पूरा रट लें। उसके बाद देखिए, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा, नेपोलियनिक कोड देखा, सिविल कोड ऑफ 1804 देखा। उसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ लाइब्रिज्म इन यूरोप शुरू ही किया था। तो चलिए इसको भी हम पूरा करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट राइजेज इन योर माइंड ड्यूरिंग दिस स्टडी, भाई ये ओटोमन एम्पायर है क्या? भाई ओटोमन एम्पायर कुछ नहीं है। ओटोमन एम्पायर एक एम्पायर है, मुस्लिम एम्पायर है, जो कि रूल करता था सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप पे। ठीक है, और इसमें दिखाया भी हुआ है कि कहाँ कहाँ रूल करता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में रूल करता था। उसके बाद ग्रीस एंड हैसबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर द ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। उसके बाद ये दो और एम्पायर है यार, जस्ट, और कुछ भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं, अब इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, द मिडिल क्लास बिलीव्ड इन फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स बिफोर लॉ। ठीक है, ये हमको पहले ही पता है कि जो मिडिल क्लास है वो फ्रीडम चाहता था। बहुत ही ज़ोर शोर से रिवॉल्यूशन चल रहा था यूरोप में। जैसा कि आपको पता है ये लाइबरलिज्म क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई कुछ नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं जो कि फ्रीडम चाहते ही हैं। सो ये हम कवर कर चुके हैं। तो चले आगे चलते हैं। अब है भाई राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड रिवॉल्यूशनरीज। अब भाई ये कंजर्वेटिज्म क्या है और ये रिवॉल्यूशनरीज क्या है, इसको अब हम डिटेल में करेंगे। आइए, इन 1815 मेजर यूरोपियन पावर्स रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया एंड प्रोशिया हैड डिफीटेड नेपोलियन। दे कलेक्टिवली मेट इन वीना। तो मेरे दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीना। अब ये भाई वीना क्या है? वीना कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक ट्रीटी है जो कि साइन हुई थी। किसके बीच हुई थी साइन? टिप्स पर याद कर लें, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। एक्चुअली में 1815 में वोटरलू की बैटल हुई थी, जो कि नेपोलियन द्वारा हार गई थी। मतलब कि नेपोलियन उसमें हार चुका था और उसको इन चार जो मेन कंट्रीज है, जो कि पावरफुल यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज मानी जाती हैं, कंट्रीज नहीं सॉरी स्टेट माने जाते हैं, जो कि है रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया एंड प्रोशिया। तो इसको जब हम याद करने का तरीका रखेंगे, दैट इज पर्ब, PARB। ओके दोस्तों, अब PARB से क्या लेना देना है? लेना देना ये है दोस्तों कि P से प्रूशिया, A से ऑस्ट्रिया, R से रशिया एंड B से ब्रिटेन। तो ये एक शॉर्ट तरीका है कि आप ये चारों को याद कर सकते हैं। हालांकि अगर आप किसी और तरीके से करेंगे तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो देखते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नेपोलियन जो है इनमें हार चुका था, और ये जो चारों जो हैं, जो यूरोपियन पावरफुल स्टेट थे, वो चारों मिलते हैं। दे कोलेक्टिवली मेट इन वीना। अब भाई वीना एक जगह का नाम है जहाँ पर ये सारे मिलते हैं, और यूरोपियन सेटलमेंट नोन एज द ट्रीटी ऑफ वेना। तो भाई एक सेटलमेंट बनाई जाती है, एक ट्रीटी साइन की जाती है, जिसको फेमसली नोन एज ट्रीटी ऑफ वीना। तो मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए, अब 1815 में क्या क्या हुआ इस ट्रीटी में साइन। पहला था, द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। क्योंकि भाई नेपोलियन ने सब कुछ बिगाड़ दिया था इनका, तो इसने बर्बन डायनेस्टी को ही रिस्टोर करने का सोचा। उसके बाद देखिए, फ्रांस लॉस्ट ऑल इट्स टेरिटरी एनेक्स्ड ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। तो भाई फ्रांस की जितनी भी टेरिटरीज थी जो एनेक्स्ड थी पहले से ही, जो कि नेपोलियनिक वॉर्स के बाद उसके द्वारा लॉस्ट हो गई। और जो 39 स्टेट जर्मन कन्फेडरेशन फॉर्म्ड बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन द्वारा बनाए गए थे, उनको टच भी नहीं किया इन्होंने। चलो कुछ तो छोड़ा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, बॉर्डर्स वर मेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्री टू प्रिवेंट फ्रांस फ्रॉम एक्सपेंडिंग। अब क्या है भाई, बॉर्डर बना दिए गए थे फ्रांस की, जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर बॉर्डर्स बना दिए ताकि फ्रांस जो है वो और एक्सपैंड ना हो सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे देखिए,
After 1815, several liberals began working in secret societies all over Europe to propagate their views and train the revolutionaries. तो भाई कुछ नहीं है, जब नेपोलियन वॉर हार गया तो लिबरल्स का राज भी हट सा गया था। और जितने भी, क्योंकि जो नेपोलियन थी उसकी थिंकिंग क्या थी कि मोनार्क वगैरह नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ कि आफ्टर 1815 जो लिबरल्स थे वो भाई सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगे। एंड दैट्स व्हाट हियर इज़ रिटन। आगे देखिए, गुइस्पी मजीनी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट नेम है गुइस्पी मजीनी, और वैसे भी एमसीक्यूज वाला पेपर होने वाला है, सो याद कर लें। गुइस्पी मजीनी, अ फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी, वॉज बोर्न इन 1807। भाई 1807 में इसका जन्म हुआ जेनोवा में, तो याद कर लें ये। ही वॉज ए पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कोल्ड कार्बोनरी। तो ये भी एक लिबरलिस्ट ही था, ठीक है, ये भी चाहता था कि मोनार्क ना हो। ही वॉज ए, उसके बाद इसने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की इटली में। क्या नाम था उनका? यंग इटली इन मर्सलिस एंड यंग यूरोप इन बैरनी। ये भी आपके टिप्स पे याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यंग इटली इन मर्सलिस, यंग एंड यूरोप इन बैरिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। In 1831, Mazzini was sent into exile for attempting a revolutionary in Liguria. अब भाई इसको तो जेल में डाल दिया। और क्यों जेल में डाल दिया? ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को रिवोल्यूशनिस्ट बनाने की सोच रहा था, तो वो नहीं बन पाया और इसको जेल में डाल दिया गया। मैज़िनी बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ द स्मॉल किंगडम्स एंड प्रिंसिपलिटेट्स इन इटली। तो भाई ये भी इटली को जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता था। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। अभी तक हमने देखा कि भाई 1815 के बाद क्या हुआ, अब हम देखेंगे 1830 टू 1848 में क्या हुआ। जैसा कि अभी हमको पता ही है कि नेपोलियन का राज चला गया था। अब देखते हैं क्या होगा। इन जुलाई ऑफ 1830 द बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन टू इस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो भाई जो बर्बन किंग थे उनको अब ओवरथ्रोन कर दिया गया, क्योंकि अब उनको फिर से मोनार्क लाना था। और मोनार्क तो आपको पता ही होगा, राजा महाराजा का राज। और देखिए फिर क्या हुआ। ग्रीस वॉज ए पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर वो स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। अब ग्रीस भी भाई यूरोप में ही था और ओटोमन एम्पायर का वो भाग था, तो वो भी भाई चाहता था कि हमें ओटोमन एम्पायर से छुटकारा मिले और हम भी जल्दी से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, in the Treaty of Constantinople signed in 1832 Greece was declared as independent nation। अब भाई 1832 में जो है अपना ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन हो गया, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया। अब हम पढ़ेंगे भाई, रोमांटिसिज्म वाज ए कल्चरल मूवमेंट फोकस्ड इन इमोशन एंड माइस्टिकल फीलिंग्स। अब भाई जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ जो वॉर है वो हथियारों लड़ाइयों से ही हो सकती है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। जो वॉर है वो इमोशन से लड़ी जा सकती है, गानों से लड़ी जा सकती है, डांस से लड़ी जा सकती है, रिलीजन से लड़ी जा सकती है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो देखिए, हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हो चुका था। अब हम देख रहे थे, जो कि मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, कि जो रोमांटिसिज्म है वो भी बहुत बढ़ चढ़कर उसमें पोइट्स वगैरह भाग ले रहे थे। और ये मैंने आपको बताया ही कि फोल्क सॉन्ग्स, डांसेस एंड म्यूज़िक के थ्रू इसको किया जाता है। सो चलिए आगे चलते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। देखिए, इन 1848 मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन। अब भाई 1848 में जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, वो यूनाइट होना शुरू हो गए। और फिर प्रूशिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। ओटो वन बिस्मार्क प्लेड अ ग्रेट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब भाई क्या हुआ कि जब जर्मन्स से कुछ हो नहीं पा रहा था, फ्रांस से कुछ नहीं हो पा रहा था, तो प्रूशिया आ गया गेम में और प्रूशिया ने की लीडरशिप। और उसका मेन जो, तो भाई प्रूशिया का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क, जिसने कि बहुत ही ग्रेट रोल प्ले किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। अब देखिए क्या हुआ। ऑन 18 जैन 1781 द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय जर्मन एम्परर केसर विलियम वन वाज डिक्लेयर्ड इन द होल ऑफ मिरर्स इन द प्लेस ऑफ वर्सलिस। अब भाई क्या हुआ कि जो प्रूशिया था, उसने जो है वो वॉर किसके साथ की? बड़ी बड़ी स्टेट के साथ, ऑस्ट्रिया जैसे पावरफुल यूरोपीज के साथ।
तो वो जो प्रूशिया है वो जीत गया था, और प्रूशिया जीत गया था तो प्रूशिया का राज आ गया था। और जो वहाँ का नया जर्मन एम्परर था उसका नाम था केसर विलियम वन, और ये 18 जनवरी 1871 को न्यू जर्मन एम्पायर बना था। तो ये आपको याद करना है। और ये कहाँ बना था? प्लेस ऑफ वर्सलिस में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने देखा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अब हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली भी आपको पता है शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था कि हमें भी एक नेशन स्टेट बना दिया जाए। लेकिन देखते हैं हुआ क्या असलियत में। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, द सेंट्रल वॉज अंडर द पोप। अब भाई ये क्या है? भाई जो इटली है उसको 7 स्टेट में बांट दिया गया था। और फिर क्या होता है? फेलियर ऑफ द 1831 एंड 1848 रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग प्रोमोटेड किंग विक्टर इम्यूनिली टू फ्रॉम सरदानिया पिडमोन टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट। द चीफ मिनिस्टर काउंट ऑफ केवोर लीड द मूवमेंट। कुछ नहीं है, आप इतना इसके गहराई में मत जाएं, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि भाई इस बारी हो रहे हैं MCQs, तो आप मेन पॉइंट याद करें। जैसा कि फेलियर ऑफ 1831 एंड 1848 रिवोल्यूशनरी जो है वो फेल हो चुका था। और जो इटली की यूनिफिकेशन है वो किसके द्वारा हेडेड की गई थी, कि कौन था हेड उसका? तो वही वो था अपना किंग विक्टर इमोनेल टू। ठीक है, इसकी भी आप स्पेलिंग याद नहीं करेंगे तो चलेगा भाई, क्योंकि MCQs है उसका फ़ायदा उठाएं। और भाई द चीफ मिनिस्टर काउंट ऑफ कैवर लीड द मूवमेंट। अब भाई जो यहाँ इटली का चीफ मिनिस्टर था कैवोर, CAVOUR, इसने भी मूवमेंट को लेड किया। अब देखिए इन 1861 विक्टर एमानुएल टू वॉज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली एंड रोम वॉज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इटली। अब भाई जो रोम था उसको कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था इटली का, और विक्टर इमानुएल टू जो है वो वहाँ के किंग बन चुके थे। तो ये थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, सॉरी इटली। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम देख चुके हैं, अब आगे चलते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। During the 18th and 19th century, several symbols were used by artists and revolutionaries to depict abstract concept. These symbols were usually popular images from everyday life and uneducated masses could easily identify with. अब भाई पहले ज़माने में ना देख सकते हैं 18th और 19th सेंचुरी में सिंबल्स बनाए जाते थे। ठीक है, और ये जो सिंबल्स बनते थे एक मूर्ति की तरह होते थे, और एक वुमेन की जो सिंबल है वो बनाया जाता था। एंड दैट वुमेन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। वो वुमेन असली में नहीं होती थी, लेकिन क्यों बनाया जाता था? क्योंकि उसके जो वहाँ पर रहते हैं वो कभी यूँ ना समझे कि हम अकेले हैं, और उन्हें अपनी देशभक्ति की जो अपने देश के प्रति देशभक्ति है उसकी याद आती रहे। समझ रहे हैं? अब देखिए द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक फ्रीडम और लाइबर्टी थ्रू ए सिंबल दैट मे बी पर्सन थिंकिंग इज नॉट एलगरी। इन द 19th सेंचुरी फ्रांस आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल। मैं आपको एक लाइन इसका समझा चुका हूँ, सो आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं, फिर भी आगे चलते हैं। अब भाई हमने देखा ये सब, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्या? उससे पहले एक बारी हम ये देखेंगे कि जो अभी हमने पढ़ा विजुअलाइजिंग द नेशन, तो जर्मनी में और फ्रांस में भी ऐसे ही स्टैचूज़ बनाए गए, ऐसी ही मूर्तियाँ बनाई गई, तो वो हम देख लेते हैं। एलगरी टू रिप्रेजेंट द फ्रांस। अब भाई आप अपनी बुक खोलेंगे NCERT की, तो उसमें एलगरी की पिक्चर दे रखी है कि वो कैसी थी। शी वॉज नेम्ड मैराइन। ठीक है भाई, वहाँ पर भी एक एलगरी बनाई गई जिसका नाम था मैरियन, एंड शी सिम्बलाइज रीजन, लाइबर्टी एंड द आइडियाज़ ऑफ द रिपब्लिक। कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वही सिंबल एक होता है कि देशभक्ति की याद आती रहे। सो वही इसमें बता रहा है। और फ्रांस का कौन था? मैरियन। ठीक है, मैरियन। अब इन जर्मनी, जर्मन में क्या नाम था भाई उसका? तो जर्मन में उसका नाम था जर्मेनिया। तो जर्मेनिया इन जर्मनी एंड मैरियन इन फ्रांस। तो ये आप याद कर लें। अब देखेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। Through the 18th and mid-19th century, Europe was marked by a lot of chaos and turmoil. एक बार सुनते चलिए। After 1871, there was a significant change in the concept of nationalism in Europe.
जो भाई 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप जो है वो बहुत सारे चैओस और तुरमोइल के साथ मार्क किया गया था। लेकिन आफ्टर 1871 देयर वाज सिग्निफिकेंट चेंज आ गया एकदम से नेशनलिज्म इन यूरोप में। आगे देखिए, नेशनलिस्ट ग्रुप इन यूरोप हैड बिकेम इंक्रीजिंगली इनकॉम्प्रिल्ड विद ईच अदर एंड वर कॉन्स्टेंटली इन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, जो सारे नेशन ग्रुप्स थे एक बार फिर से बढ़ने लगे थे। और क्यों बढ़ने लगे थे भाई? कि हमारी लैंग्वेज हो, हमारा ये हो। तो फिर देखते हैं क्या हुआ। द मेजर यूरोपियन पावर्स नेमली रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया। अब ये फिर से याद कीजिए, मेजर यूरोपियन पावर्स है रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया। तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ नेशनलिज्म यूरोप टू मैनिटरलाइज देयर आर्मीज फॉर इम्पेरियलिज्म। अब भाई ये एडवांटेजेस उठाने लग गई नेशनलिज्म इन यूरोप की। तो जो द यूरोपियन पावर्स वांटेड टू कंट्रोल ओवर द मच डिस्टर्ब्ड बल्कन रीजन विद कंस्टिस्ट रोमानिया, बुल्गारिया। तो भाई ये बल्कन जो है ये वो रीजन्स है जो अभी भी क्या राजा महाराजा के अंडर आ रहे थे। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। नेशनलिस्ट ग्रुप इन यूरोप हैड बिकम इंक्रीजिंगली इनकम्पेटेबल विद ईच अदर एंड वर कॉन्स्टेंटली इन कन्फ्लिक्ट, जैसा कि मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। तो द यूरोपियन पावर्स वांटेड टू कंट्रोल ओवर द मच डिस्टर्ब्ड बल्कन रीजन विद कंस्ट्रिक्ट रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, बोस्निया हेर्जेगोविना। ये याद ना भी कीजिए तो चलेगा मेरे हिसाब से। सो क्या है कि ये जो इतने सारे नाम दिए गए हैं ये तो हैं जो अभी भी किंग के अंडर हैं, और जो बाकी यूरोपियन पावर्स हैं रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया, वो इनको अब अपने कब्जे में करना चाह रहे थे। और ये जो सारा चल रहा था, कब्जे में करना चाहते थे सभी कि भाई ये मेरे कब्जे में आ जाए, ये मेरे कब्जे में आ जाए। तो ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले आया। एंड द चैप्टर हियर एंड्स। आई थिंक हियर एंड्स ही है चैप्टर। जी हाँ, चैप्टर जो है वो इस समय एंड हो चुका है। और एंड में क्या हुआ सोचिए, जो बाकी के जो छोटे मोटे रह गए थे, जो अभी भी महाराजा राजा के अंडर में थे स्टेट, उनको जो है वो यूरोपियन पावर्स अपने कब्जे में करना चाहा। तो भाई ये थोड़ा वहाँ पे सहन नहीं हुआ और एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गई। सो आप समझ सकते हैं, एक बार जल्दी से रिकैप करेंगे सब कुछ। हमने अभी देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे आया, उसके बाद हमने नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म देखा, उसके बाद हमने विजुअलाइजिंग द नेशन देखा कि कैसे मूर्ति के थ्रू भी हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते, यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखा, उसके बाद हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखा, उसके बाद हमने रोमांटिसिज्म वॉज ए कल्चरल मूवमेंट देखा, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1832 1848 में क्या हुआ ये देखा, उसके बाद हमने देखा कि राइज ऑफ कंजर्वेटिव एंड रिवॉल्यूशनरीज कैसे जो है ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुआ, जो कि इसमें बताया गया है 1815 में। तो आगे हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ लाइबरलिज्म इन यूरोप, कैसे मिड क्लास के जो सभी थे वो सामने आए। उससे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाएं। और हियर्स वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 1 30 मिनट्स से कम में ही हमने पूरा चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट कर लिया है भाइयों। ठीक है, और आई सजेस्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो जो मैंने आपको अभी पिक्चर्स दिखाई हैं, ये नोट्स हमने आपके लिए बनाए हैं। सो इसका पिक्चर्स ले लें और ये आपके बहुत काम आने वाला है। और कहूँगा कि ज़्यादा डिटेल्ड में मत जाएं, अब की बारी ऐसे 1 है और MCQs हैं। ज़्यादा है तो एक बारी थोरो रीडिंग कर लीजिए NCERT बुक की, एक्स्ट्रा बुक रेफर मत कीजिए। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। सब्सक्राइब से आपका फ़ायदा है कि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन आती रहेगी, क्योंकि हम चुटकियों में शॉर्ट जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उनको चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं, छोटी से छोटी वीडियो में। सो इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स इज़ योर्स, और बने रहे हमारे साथ YKP यूट्यूब की